हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के एपिसोड में। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवेल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2 में। झांग डिंग गाड़ी के बाहर मैडम की बात सुन रहा था, पर उसका दिल बिल्कुल नहीं पिघला। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैडम छोटी कुंवरी, गाड़ी से बाहर आइए, फिर हम बात करेंगे। क्या तुझे इतना जालिम होना जरूरी है? मैडम ने रोती हुई आवाज में कहा। जब झांग डिंग ने उनकी बात नहीं मानी, उसने साफ प्लान बना लिया था कि वो कोई भी जोखिम नहीं छोड़ना चाहता। मैडम, झांग डिंग ने सख्ती से कहा, अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कम से कम तकलीफ होगी जब हम तुम्हें मारेंगे। वरना मैं ये कहते हुए शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता था, पर पहले तो मैं तुम्हारे करीब आने का सपना भी नहीं देख सकता था। लेकिन अब शायद मैं अपनी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। गाड़ी के अंदर मैडम का जिस्म कांपने लगा। उन्होंने अपने हाथों को इतना जोर से भींचा कि उनकी मुट्ठियां सफेद पड़ गईं। वो सोच रही थी कि झांग डिंग उनके साथ क्या क्या गंदा काम कर सकता है और उसका क्या अंजाम होगा। ये बेदर्द, जालिम इंसान, कुइएर ने गुस्से से कहा। झांग डिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कुइएर, देखते हैं तू ये बात तब भी बोल पाएगी जब कोई तेरे कपड़े नोच रहा होगा। बचे हुए गद्दार हंसने लगे। एक ने मजा लेते हुए कहा, कुइएर, इस बड़े भाई के प्यार का इंतजार कर। कुइएर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो यांग काई के पीछे छिप गई। गाड़ी के अंदर तीनों औरतें कांप रही थीं, गाड़ी भी हिल रही थी। मैडम, मैं तुम्हें 10 सांस तक का वक्त देता हूं, सोच लो, गाड़ी से बाहर आओ। मैं वादा करता हूं, तुम्हें औरत का सुख दूंगा और फिर अच्छे से दफना दूंगा, झांग डिंग ने फैसला सुनाया। मैडम ने आंखें बंद कीं और उनके आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी बेटी के हाथ बेचैनी में पकड़ लिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को संभाला, आंखें खोलीं और अपनी बेटी को एक दुखी सी मुस्कुराहट दी, जैसे कह रही हों कि उन्होंने फैसला कर लिया है। ये उनके लिए बेहतर था बनिस्बत उस गंदे अंजाम के जो झांग डिंग ने सोचा था। पर उनके कुछ करने से पहले यांग काई ने उनको रोक दिया। उसने शांति से सिर हिलाया, इशारा किया कि अभी कुछ मत करो। 10 सांस का वक्त जल्दी गुजर गया। झांग डिंग की बेचैन आवाज बाहर से आई, लगता है मैडम मुझे जिंदगी का एक मौका देना चाहती हैं। ठीक है, फिर मैं बेअदब होने जा रहा हूं। झांग डिंग ने गाड़ी का पर्दा उठाया और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसके सामने एक गंदा मिट्टी से भरा चेहरा दिखा जो मुस्कुरा रहा था और उसके सफेद दांत चमक रहे थे। छोटा भीख मंगा, ये वही लड़का था जिसको झांग डिंग कुछ दिन पहले उठाकर लाया था। झांग डिंग एकदम हैरान हो गया। वो मैडम के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने गाड़ी में चौथे शख्स को नोटिस ही नहीं किया। एक ट्रू एलिमेंट बाउंड्री का एक्सपर्ट होने के बावजूद एक छोटे भीखमंगे ने उसको डरा दिया, माइनस ये सोचकर उसको गुस्सा आ गया। जब झांग डिंग ने यांग काई को पकड़कर एक तरफ फेंकना चाहा, उसके सामने 5 तेजी से मुक्के आए। यांग काई ने उसके पकड़ने की कोशिश का जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी, बल्कि गुस्से भरे मुक्कों से जवाब दिया। क्या तेजी थी! झांग डिंग यांग काई की स्पीड देखकर दंग रह गया। पर जब उसने गाड़ी के अंदर के लोगों को दोबारा देखा, उसने नफरत से मुस्कुराकर कहा, मरने की इच्छा है क्या? उसने यांग काई के मुक्कों में कोई खतरनाक ताकत नहीं देखी। उसने सोचा कि ये भीख मंगा बस बेकार में मुक्के चला रहा है। झांग डिंग ने भी एक मुक्का यांग काई के मुंह पर मारा और गुस्से में बोला, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। झांग डिंग के साथियों ने अपने बॉस की आवाज सुनी और दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो गए। वे यांग काई की तरफ बढ़े। छोटे भीख मंगे, कुइएर ने डर से चिल्लाया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यांग काई कोई मास्टर है जो अपनी शक्ल छिपाकर झांग डिंग को बेवकूफ बना रहा था। उसकी आवाज अभी थमी भी नहीं थी कि झांग डिंग का चेहरा बदल गया। उसके सीने में दर्द का झटका लगा, उसका रंग सफेद हो गया और आंखें ऐसी निकलीं जैसे वे डर से बाहर आ जाएंगी। अगले ही पल झांग डिंग का सीना जैसे फट गया। खून हर तरफ बिखर गया क्योंकि यांग काई का गर्म यांग क्यूई उसके जिस्म में घुस गया था। झांग डिंग के मुक्कों का ख्याल अब बदल चुका था। वो डर से जम गया। उसने जल्दी से अपने ट्रू क्यूआई को घुमाया ताकि सीने के जख्म को रोक सके। खून के छींटे जमीन पर गिर रहे थे और झांग डिंग दर्द से चिल्ला रहा था जब वो गाड़ी से पीछे हटा। वह ट्रू एलिमेंट बाउंड्री का एक्सपर्ट था, इसलिए उसका ट्रू क्यूई डिफेंस इतनी आसानी से नहीं टूट सकता था। यांग काई के बर्निंग सन ब्लास्ट के मुक्कों से वो उड़ा नहीं, पर उस जख्म का असर उसके अंदर छिपा था, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। पर उसकी जान अभी बची थी। झांग डिंग के सीने से निकला खून तीनों औरतों पर भी गिरा। जब वे डर से पीछे हटी, गाड़ी के अंदर से चीखें सुनाई दी। जब झांग डिंग के साथी यांग काई पर हमला करने आए, उन्हें बस उसका एक धुंधला सा रूप दिखा जो तुरंत गायब हो गया। उनके हमले नाकाम रहे।
यांग काई ने अपनी स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसको उसने लगभग 1 महीने तक सीखा था। यह उसके लिए एकदम सही वक्त था। ओल्ड डेमन अपने सोल ब्रेकिंग ऑल से बाहर आया और जोर से हंसने लगा। फिर वो एक काले धुएं में बदल गया, जिससे 5 मार्शल आर्टिस्ट घबरा गए। वे धुएं में उलझ गए और बिल्कुल भूल गए कि क्या हो रहा है। ये कैसा भूत है? एक ने धुएं के अंदर से चिल्लाकर कहा। पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही यांग काई उसके पीछे आ गया और उसके ऊपरी जिस्म पर बर्निंग सन ब्लास्ट का मुक्का मारा। उसका साथी इतना ताकतवर नहीं था। जब यांग काई का यांग क्यूई उसके जिस्म में घुस गया, उसने उसको रोक नहीं सका, क्योंकि उसका ट्रू क्यूई झांगडिंग जैसा नहीं था। वो एकदम लाल हो गया और गर्म होने लगा। ओल्ड डेमन ने ये मौका पकड़ा और उसके जिस्म में घुस गया। थोड़ी ही देर में ओल्ड डेमन बाहर निकला और वो शख्स बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। फिर उसका जिस्म एक खूनी धुएं में बदल गया। ये सब कुछ ही पलों में हुआ। ओल्ड डेमन अजीब तरह से हंसने लगा। वो एक 10,000 साल पुरानी रूह था। भले ही उसकी ताकत कम हो गई थी, पर उसकी हंसी किसी के भी दिल में डर बिठा सकती थी। यांग काई के साथ मिलकर वो किसी भी रुकावट को हटा सकता था। यांग काई की मूवमेंट टेक्निक ने झांगडिंग के सारे साथियों को खत्म कर दिया। वे सब मर गए। उनके जिस्म खूनी पेस्ट और धुएं में बदल गए। जब झांगडिंग ने यांग काई के यांग क्यूई को पूरा खत्म किया, वो पागल हो गया। उसने यांग काई को देखा और चिल्लाया, छोटे भीख मंगे, तू तो शेर बनकर छिपा हुआ था। उसने सोचा था कि ये भीख मंगा एक साधारण इंसान है, पर इस आखिरी वक्त पर वही उसके प्लान का सबसे बड़ा रुकावट बन गया। इतना करीब आकर नाकाम होने के बाद झांगडिंग शांत कैसे रह सकता था? वो यांग काई से बुरी तरह जख्मी था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वो उसका खून पीना और उसका मांस खा जाना चाहता था। यांग काई, जो खून से भीगा हुआ, शांति से खड़ा था, धीमी आवाज में बोला, तेरी कितनी ताकत बची है अब? अगर झांगडिंग अपनी पूरी ताकत में होता तो यांग काई को उससे लड़ने के लिए स्टार मार्क का इस्तेमाल करना पड़ता, वरना जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर स्टार मार्क को तैयार होने में वक्त लगता था, जो इस झटपट वाली लड़ाई में काम नहीं आता। इस वक्त झांगडिंग अपनी पूरी ताकत में नहीं था। वो पहले ही ओल्ड मैन वू से लड़ चुका था, जिससे वो थक गया था और जख्मी भी था। यांग काई के छुपके वाले हमले ने उसकी हालत और ख़राब कर दी। उसका सीना खून से भीगा था, तो साफ था कि उसमें ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। यांग काई को कोई डर नहीं था। मेरी बस 20% ताकत बची है, पर तुझे मारने के लिए काफ़ी है, झांगडिंग ने गुर्राया। उसने अपनी तलवार यांग काई की तरफ एक तेजी से चलाई, जैसे एक रोशनी का तीर। उसने कसम खा ली थी कि यांग काई को खत्म कर देगा। पर तलवार उसके करीब भी नहीं पहुंची कि ओल्ड डेमन की अजीब हंसी सोल ब्रेकिंग ऑल से आई। एकदम से एक रक्षा चक्र बन गया, जो यांग काई को बचा रहा था। झांगडिंग की अभी वाली ताकत से वो टूट नहीं सकता था। उसने हैरानी से कहा, यह कोई डिवाइन वेपन है। उसने बहुत लड़ाइयाँ देखी थीं, पर ऐसा अजीब डिवाइन ट्रेजर पहले कभी नहीं देखा था। इस ट्रेजर को चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी और ये खुद ही रक्षा चक्र बना देता था। ऊपर से ये अजीब तरह से हंसता था, जिससे कोई भी डर जाए। ये वो ट्रेजर है जो तेरी जान लेगा, यांग काई ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ झांगडिंग के पीछे से आई। इतनी जल्दी उसके पीछे कैसे पहुंच गया, ये सोचकर झांगडिंग के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ध्यान से देखा, पर उसे बस यांग काई का एक धुंधला सा रूप दिखा, जो एक भ्रम था। उसने दोबारा तलवार चलाई, पर हवा में ही वार किया। यांग काई अपनी मूवमेंट टेक्निक से उसकी बाईं तरफ चला गया था और एक मुक्का मारा। झांगडिंग इस छुपके वाले हमले से नहीं बच सका। उसकी चीख के साथ उसका हाथ टूट गया और वो जमीन पर गिर गया। यांग काई का मुक्का उसके कंधे पर लगा था। उसमें घुसी युआन क्यूई इतनी शुद्ध थी कि ये किसी क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट की नहीं हो सकती थी। ये देखकर झांगडिंग और हैरान हो गया। हाँ, यांग काई ने सु यान के साथ डबल कल्टीवेशन के कुछ ही सेशन किए थे, पर जॉयस यूनिफिकेशन आर्ट का असर दिख रहा था। उसकी युआन क्यूई इतनी शुद्ध हो चुकी थी कि वो उसके मौजूदा स्टेज से कहीं आगे थी। ये सब जॉयस यूनिफिकेशन आर्ट की वजह से था। ओल्ड डेमन ने मौका देखा और सोल ब्रेकिंग एओल से झांगडिंग की तलवार पर हमला किया। मास्टर और सेवक दोनों ने मिलकर एकदम परफेक्ट और बेरहम हमला किया। झांगडिंग को संभलने का कोई मौका नहीं दिया गया। 5 मिनट में वो सर से पांव तक खून से भीग चुका था। हालात बदलने के साथ झांगडिंग हैरान था और उसकी लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी थी। उसने सोचा अगर वो नहीं भागा तो यहीं मर जाएगा, पर यांग काई और ओल्ड डेमन ने उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। बर्निंग सन्स ब्लास्ट के एक और हमले ने झांगडिंग को खून उगलने पर मजबूर कर दिया और उसका ध्यान टूट गया। ओल्ड डेमन ने यह मौका पकड़ा और सोल ब्रेकिंग ऑल के जरिए उसके जिस्म में घुस गया। जैसे उसके साथी पहले बेहोश हुए थे, झांगडिंग के चेहरे पर भी हैरानी दिखी। धीरे धीरे उसकी आंखें बेनूर हुईं
और वो गिर गया। उसके बाद ओल्ड डेमन दोबारा हंसने लगा, एक काले धुएं में बदला और यांग काई की उंगलियों में घुस गया। इस लड़ाई में ओल्ड डेमन ने कई रूहों को खा लिया, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई। यांग काई वहीं खड़ा सांस लेने लगा। इस लड़ाई ने उसकी युआन क्यूआई काफी खर्च कर दी थी। इस बार उसने गोल्डन स्केलेटन का इंडोमिटेबल विल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि झांगडिंग के साथ लड़ाई में उसको ज्यादा दबाव या खतरा महसूस नहीं हुआ। पर यांग काई को अब समझ आ गया था कि उसकी ताकत अभी भी बहुत कम थी। अगर झांगडिंग जख्मी ना होता, अगर उसका छुपके वाला हमला सफल ना होता और अगर उसके डांशियन में यांग लिक्विड का स्टॉक ना होता, तो वो ऐसे स्तर के एक्सपर्ट से कभी लड़ नहीं सकता था। बर्निंग सन्स ब्लास्ट के सिर्फ 3 हमले एक क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एक्सपर्ट की सारी युआन क्यूआई खत्म कर देते। अगर कोई और यांग काई की जगह होता तो अब तक वो एक सूखी लाश होता। झांगडिंग के साथ लड़ाई में उसने लगभग 10 बर्निंग सन्स ब्लास्ट के हमले किए और ओल्ड डेमन के साथ मिलकर ही उसको खत्म कर सका। इस तरह की मुश्किल लड़ाई कोई और उसी स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट शायद ही जीत पाता। यांग काई ने थोड़ी देर बाद अपने आप को संभाला और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ चला। कदमों की आवाज सुनते ही गाड़ी के अंदर तीनों औरतें घबरा गईं। कुईएर ने कांपती आवाज में पूछा, छोटे भीख मंगे, तू है ना? हाँ, यांग काई की आवाज थकी हुई थी। गाड़ी का पर्दा हटा और कुईएर का सफेद चेहरा दिखा। मैडम और छोटी कुंवरी भी बेचैनी से उसकी तरफ देख रही थीं। उनका क्या हुआ? कुईएर ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। सब मर गए, यांग काई ने कहा। कुईएर ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और यांग काई को हैरानी से देखा। मैडम और छोटी कुंवरी ने भी राहत की सांस ली। उन्हें लगा था कि वे मर जाएंगी, पर यह सोच भी नहीं थी कि वे ऐसी बेआस हालत से बच जाएंगी। मौत के इतने करीब से गुजरने का एहसास उनके जिस्म को नरम कर गया। ये सब सोचकर तीनों औरतें जैसे जेली बन गई थीं। तुम्हें गाड़ी से बाहर आने की जरूरत नहीं, मैं देखकर आता हूं कि कोई जिंदा बचा है या नहीं, यांग काई ने कहा और कैंपफायर की तरफ चला ताकि कोई बचा हुआ शख्स ढूंढ सके। यांग काई उदास चेहरे के साथ वापस गाड़ी की तरफ चला। हालात कैसी है? मैडम ने बेचैनी से पूछा। सब मर चुके हैं, यांग काई ने सिर हिलाकर धीरे से कहा। झांगडिंग और उसके साथी पूरी तरह खत्म हो चुके थे। जो लोग सोते हुए मारे गए, उनके जिस्म के अहम हिस्से छेद दिए गए थे, और जो लड़ते हुए मरे वे भी जख्मी और बेजान पड़े थे। पूरे काफिले में सिर्फ यांग काई और 3 औरतें ही जिंदा बची थीं। गाड़ी के अंदर छोटी कुंवरी रोने लगी। कुईएर की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार अपनी आंखें मल रही थीं। मैडम ने जिंदगी में कई तूफान देखे थे, इसलिए वो दिल में दुखी थीं, पर उन्होंने अपने आंसू रोक लिए। चिड़िया खाने के चक्कर में मरती है, मैडम ने धीरे से कहा, जैसे वो किसी को ताना दे रही हों या किसी को डांट रही हों। यांग काई ने तीनों औरतों को अपने दुख में डूबा देखा, पर उसने उनकी बात काट के पूछा, अब तुम लोग क्या करोगे? क्या तुम अब भी सी सिटी जाना चाहते हो? मैडम ने अपना ध्यान संभाला और थोड़ी सी उम्मीद के साथ यांग काई को देखा। उन्होंने कहा, जवान हीरो, क्या तुम हमें इस जंगल से होकर सी सिटी तक ले जा सकते हो? चारों तरफ जंगल था और कोई भी कानून का दायरा यहां नहीं था। इतने बड़े सदमे के बाद ये औरतें बिना किसी हिफाजत के सफर जारी रखने की हिम्मत कैसे करतीं? कुईएर ने यांग काई का हाथ पकड़ा और तरस भरी आवाज में कहा, छोटे भीख मंगे, अब तेरा कोई और रास्ता नहीं है, तुझे हमारी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। कुईएर, मैडम ने उसे डांटा, ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करते। पहले जब उन्हें नहीं पता था कि यांग काई कोई भीख मंगा नहीं बल्कि एक ताकतवर लड़का है, तब वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर अब जब यांग काई उनका सहारा बन गया, उनकी बदतमीजी खत्म हो गई थी। यांग काई ने कुईएर की तरफ देखा और कहा, जब ये जगह सी सिटी से सिर्फ 1 दिन दूर है तो मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया जवान हीरो, मैडम ने राहत की सांस लेते हुए कहा। मुझे पता था तू हमें नहीं छोड़ेगा, कुईएर ने खुशी से कहा, मैडम के मुकाबले थोड़ी ज्यादा जोश में। छोटी कुंवरी, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, अचानक अपनी तीखी आवाज में बोली, यहां खून की बदबू फैल रही है। यह जंगल के जानवर और मॉन्स्टर्स को आकर्षित करेगी। हमें जल्दी से निकलना चाहिए, कल शाम तक हम सी सिटी पहुंच जाएंगे। मैडम थोड़ी हिचकिचाई, पर फिर भी पूछा, जवान हीरो, क्या मैं तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ दे सकती हूं? क्या बात है? यांग काई ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। यहां आज रात बहुत लोग हमारी हिफाजत करते हुए मरे। मैं नहीं चाहती कि उनकी लाशें जानवरों, मॉन्स्टर्स या मौसम के हाथों बर्बाद हों। मानव के पूरा बोलने से पहले ही यांग काई के चेहरे पर नफरत दिखाई दी। वो किसी को भी पल भर में मार सकता था, पर इतनी सारी लाशें दफनाना उसके लिए मुश्किल काम था। इसमें काफी वक्त लगता। मानव समझदार थीं। वो यांग काई के चेहरे से उसका जवाब समझ गईं।
उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराया और बोली, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। जवान हीरो को अपनी ताकत बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। कोई एर छोटी कोरी, मेरे साथ चलो। हमें ओल्ड मैन वू को दफनाना है, बाकी लोगों को बस यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है। कोई एर ने सिर हिलाया और यांग काई को घूरते हुए मुट्ठी दिखाई। यांग काई ने तीनों को देखा और उन्हें रास्ता दिया। कोई एर मैडम और छोटी कुंवरी गाड़ी से बाहर आईं और डर के साथ लाशों को देखा। उनके चेहरे सफ़ेद थे। उन्होंने लाशों से तलवारें उठाईं और दोनों हाथों से पकड़कर एक जगह ढूंढने लगीं जहां वे दफना सकें। ओल्ड मैन वो उनके लिए खास होगा, वरना मैडम इतनी जिद ना करती उसको दफनाने के लिए। तीनों औरतें खोदने लगीं। यांग काई लाशों के पास गया और उनके खास सामान को जमा करने लगा। जब वो तीनों के पास वापस आया तब उन्होंने सिर्फ 1 इंच ही खोदा था। मानम और छोटी कोरी बड़े खानदान की औरतें थीं और अब वे जमीन खोद रही थीं। न उनके पास सही औजार थे, न वे इतना सख्त काम करने की आदी थीं। वे बार बार गिर रही थीं। यांग काई उन्हें देखता रहा और थोड़ा सावधान हो गया। उसने कहा, यहाँ खून की बदबू बढ़ रही है, इससे भेड़िए यहाँ आ सकते हैं। अगर वे आ गए तो हम भाग नहीं पाएंगे। मैडम और छोटी कुंवरी के चेहरे सफ़ेद हो गए। कोई एर गुस्से से कांप उठी। उसने तलवार छोड़ दी और यांग काई के सामने आकर उसके सीने पर छोटे छोटे मुक्के मारने लगी। वो चिल्लाई, तू हमें डरा रहा है? मैंने तुझे इतने स्नैक्स दिए, सब बर्बाद। जब वो यांग काई को डांट रही थी तभी पेड़ों के बीच से एक लंबी डरावनी सी आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही न सिर्फ मैडम और छोटी कुंवरी बल्कि कोई एर भी डर गई। वो शांत हो गई और यांग काई के करीब आकर धीरे से पूछा, क्या यहाँ सच में भेड़िए हैं? ठीक है, तुम तीनों खास सामान जमा करो, यांग काई ने हुक्म दिया। मैं खोदता हूँ। सच कहूँ तो अगर मैडम पहले ही बोल देती कि सिर्फ ओल्ड मैन वू को दफनाना है तो यांग काई मना नहीं करता। आखिर कुछ दिन उसने ओल्ड मैन वू के साथ ही बिताए थे। अपने शब्द वापस लेना थोड़ा शर्मिंदा करता है, पर उसको ये मौका मिल गया था मदद करने का। बहुत शुक्रिया जवान हीरो, मैडम ने अदब से कहा। फिर वो छोटी कुंवरी और कोई एर को लेकर दूसरी गाड़ी के पास गईं ताकि सामान ठीक करें। थोड़ी देर बाद यांग काई ने एक गड्ढा खोद दिया और ओल्ड मैन वू की लाश को दफना दिया। दूसरी तरफ तीनों औरतें भी सामान ठीक कर चुकी थीं। जो कुछ जगह से ज्यादा था उसे छोड़ दिया गया ताकि कोई खुशनसीब मुसाफिर उसे पा सके। चलो, यांग काई ने उन्हें गाड़ी में चढ़ाया और ओल्ड मैन वू की जगह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसने चाबुक उठाया, रास्ते का अंदाजा लगाया और चाबुक चलाकर घोड़ों को चलाया। अंधेरी रात में वे खूनी मैदान से दूर निकल गए। यांग काई के लिए ये पहली बार था गाड़ी चलाना, पर चाबुक की वजह से ये आसान था। चाबुक में ओल्ड मैन वू के मार्शल आर्ट्स का असर था जो यांग काई महसूस कर सकता था। धीरे धीरे उसको इस मार्शल आर्ट की गहरी समझ आने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरा वो चाबुक के साथ एक हो गया। अगली सुबह कोई एर ने गाड़ी के अंदर से आवाज़ दी कि थोड़ी देर रुक जाए। यांग काई ने सुना और एक सही जगह पर गाड़ी रोक दी। कोई एर ने आग जलाई और जल्दी से खाना बनाने लगी। कल रात मौत के इतने करीब से गुजरने के बाद उनका दिल से यकीन उठ गया था। सारी रात वे बेचैन थीं, एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। भूख भी नहीं थी, पर ताकत बनाए रखने के लिए खाना जरूरी था। जब वे दोबारा चले, कोई एर गाड़ी के अंदर नहीं गई। वो यांग काई के पास बैठ गई और उसको आंख के कोने से देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसका दिल नहीं माना और उसने पूछा, तू सच में छोटा भीखमंगा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, यांग काई ने थोड़ी सी अकड़ के साथ कहा। फिर मैं समझ सकती हूं कि तू किसी बड़े खानदान का जवान मास्टर है जो शादी से भाग आया। पैसे के बिना भागा, इसलिए भीखमंगे जैसा दिखता है, कोई एर ने अपनी कल्पना के साथ कहा। यांग काई हंस पड़ा। क्या तू बचपन में ऐसी कहानियां सुनती थी? नहीं, मैंने तो कभी ऐसी कहानियां नहीं सुनी, पर छोटी कुंवरी अक्सर ऐसी बातें करती थी। ये सुनने में मज़ेदार लगता है। एक जवान मास्टर घर से शादी के लिए भागता है, दुनिया घूमता है, जिंदगी की मुश्किलों का सामना करता है। उसके पूरा बोलने से पहले मैडम ने गाड़ी के अंदर से खांसी की आवाज़ दी। कोई एर ने यांग काई को जीभ दिखाई। यांग काई थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ चाबुक चलाता रहा। कुछ घंटों बाद यांग काई ने दूर कुछ अजीब देखा। वह सावधान हो गया और बोला, आगे रास्ता रोका हुआ है। क्या तुम्हें पता है ये लोग कौन हैं? मैडम ने हैरानी से कहा, शायद ये मियाओ परिवार के लोग हैं। यांग काई को कोई एर से पता चला था कि मियाओ परिवार मैडम का असली मंजिल था। उनकी बातों से ये भी पता था कि छोटी कुंवरी और मियाओ परिवार के जवान मास्टर की शादी बचपन में तय हो चुकी थी। मालिक के मरने के बाद मैडम छोटी कुंवरी को सी सिटी ले जा रही थीं, एक तो पनाह के लिए और दूसरे उनकी शादी के लिए ताकि वे वहां बस सकें। क्या तुमने मियाओ परिवार को अपने आने की खबर दी थी? यांग काई ने पूछा। हाँ, मैडम ने कहा। जब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं तो मुझे अब तुम्हारे साथ जारी रखने की जरूरत नहीं। यांग काई ने राहत की सांस ली।
कुई-एर ने बेचैनी से पूछा, छोटे भीखमंगे, तू जा रहा है? क्यों, मुझे छोड़ना नहीं चाहती? यांग काई ने मजाक किया और कुई-एर की तरफ देखा। मारना चाहता है क्या? कुई-एर का चेहरा लाल हो गया। मैडम और छोटी कुंवरी पीछे बैठे हैं और ये बदमाश मुझे छेड़ रहा है। यांग काई ने कहा, मैडम, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कल रात की बात किसी को नहीं बताओगी। मानम उसकी बात सुनकर हैरान हुई, पर उनको कुई-एर का अंदाजा याद आया। क्या वो सच में किसी बड़े खानदान का मास्टर था जो शादी से भागकर अपनी पहचान छिपा रहा था? मैडम ने सिर हिलाया। जवान हीरो, चिंता मत करो, कल रात हमें एक गुजरने वाले एक्सपर्ट ने बचाया था। ये सुनकर अच्छा लगा, यांग काई ने मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद गाड़ी उस नाकेबंदी के पास पहुंच गई। एक शख्स भीड़ से निकला। उसने दोनों हाथों को जोड़कर आवाज दी, क्या ये जियांग परिवार की गाड़ी है? मैडम ने गाड़ी के अंदर से जवाब दिया, हाँ, यही है। वो शख्स खुशी से मुस्कुरा दिया, पर अपने जज्बात को संभाला और बोला, मियाओ हुआचिंग, आपका छोटा भाई आपका स्वागत करता है। अचानक वो रोने लगा। पिछले समय में बड़े भाई और मैं अलग हुए। एक पल में 10 साल गुजर गए, पर मुझे नहीं पता था कि हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वे दिन जो हमने साथ बिताए वे मुझे आज भी याद हैं, जैसे कल की बात हो। गाड़ी के अंदर से मैडम और छोटी कुंवरी के रोने की आवाज आई। कुई-एर की आंखें भी लाल हो गईं। मैडम ने दिलासा दिया, भाई, अपना दुख संभालो। मियाओ हुआचिंग ने कहा, बहन, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझसे ज्यादा दुख झेला है। कोई जवाब नहीं आया। मियाओ हुआचिंग ने चुप्पी तोड़ी और आदर दिखाते हुए कहा, बहन, तुम बहुत थक गई होगी, पर बस आधा दिन और बर्दाश्त करो, हम सी सिटी पहुंच जाएंगे। बात करते हुए उसकी नज़र यांग काई पर पड़ी और उसने भौहें चढ़ा दी। ये भीखमंगा यहाँ क्यों है? मैडम ने कल रात की घटना को छोटे शब्दों में बताया और कहा, बाद में हमें एक काबिल छोटा भीखमंगा मिला जिसने गाड़ी चलाने में मदद की। अगर झांग डिंग मरा नहीं होता तो मैं आज उसको मार देता। नहीं, सिर्फ मारना नहीं, उसको टुकड़े टुकड़े कर देता, मियाओ हुआचिंग ने गुस्से में कहा। फिर उसने यांग काई को देखा और कहा, छोटे भीखमंगे, तू अब उतर सकता है, तूने काफी मेहनत की। यांग काई ने सिर हिलाया और गाड़ी से उतर गया। मियाओ हुआचिंग ने किसी को इशारा किया और एक शख्स आगे आया और यांग काई को एक चांदी का इंगॉट दिया जैसे इनाम। यांग काई को अपना नाटक जारी रखना था। आखिर वो भीखमंगे का रोल जो खेल रहा था। उसने इनाम लिया और बहुत शुक्रिया अदा किया। चलो, मियाओ हुआचिंग ने आवाज दी और नए ड्राइवर के पास बैठ गया। सब लोग एक साथ जमा हुए और सी सिटी की तरफ चल पड़े। वे तेजी से आगे बढ़े और धूल का गुबार उठाया। यांग काई वहीं खड़ा रहा और गाड़ी को जाते देखा। उसने गाड़ी की खिड़की से 3 लोगों को उसकी तरफ देखते हुए देखा। वो जियांग परिवार की इस विधवा के लिए थोड़ी सी उदासी महसूस करता रहा, पर अब वो और कुछ नहीं कर सकता था। वे सिर्फ एक इत्तेफाक से मिले थे, शायद अब कभी न मिलते। जब गाड़ी नजरों से ओझल हो गई, यांग काई भी उसी तरफ चल पड़ा। ओल्ड मैन वू का चाबुक अब भी उसके हाथ में था। वो चलते हुए अपनी मूवमेंट टेक्निक का अभ्यास करता रहा। आधे दिन बाद वो शहर पहुंच गया। ये शहर ब्लैक प्लम विलेज से कहीं ज्यादा बड़ा था, पर हवा में एक अजीब सी मछली की महक थी। ये महक गंदी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खुशबू थी जो दिल में जोश जगाती थी, खासकर एक समंदरी शहर में। यांग काई पहली बार एक समंदरी शहर आया था। वो काफी उत्साहित था, पर उसने सोचा कि पहले उसको नए कपड़े खरीदने होंगे और एक सराय में रुकना होगा फिलहाल के लिए। अगले कुछ दिनों में यांग काई ने सी सिटी के नज़ारे और संस्कृति को देखा। समंदर के खूबसूरत किनारे और साफ हवा के साथ ये जगह एकदम रिटायरमेंट के लिए स्वर्ग जैसी थी। चायखानों और शराब की दुकानों में यांग काई ने सी सिटी के बारे में कई रोचक कहानियां सुनी। इनसे उत्साहित होकर उसने अब उस अफवाह वाले मिराज को ढूंढने का फैसला किया। इस शानदार माहौल में यांग काई हाई हेवन पवेलियन के बारे में भूल सा गया। यहां भी कई सेक्ट थे और सिर्फ 1-2 नहीं। अगर ग्रेट हान डायनेस्टी के सारे सेक्ट और 8 ग्रेट फैमिलीज को गिना जाए तो हाई हेवन पवेलियन बस दूसरे दर्जे का सेक्ट था, पर सी सिटी के सेक्ट पहले से तीसरे दर्जे तक के थे। यहाँ के पहले दर्जे के सेक्ट एट ग्रेट फैमिलीज से थोड़ी सी टक्कर ले सकते थे। ये सेक्ट जमीन के अंदर इनलैंड वाले सेक्टों से अलग थे। ये समंदर के बड़े बड़े द्वीपों पर रहते थे और अपनी कल्टीवेशन के लिए वहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करते थे। कहते हैं कि इन सेक्टों के खास डिसाइपल्स खूबसूरत जमीन और शानदार नज़ारे लोगों को आकर्षित करते थे। सी सिटी में भी कुछ प्रभावशाली परिवारों के अलावा कल्टीवेशन डिसाइपल्स आते थे, शायद आइलैंड सेक्ट के असर की वजह से। इन द्वीपों में वर्ल्डली एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए कल्टीवेशन की स्पीड भी तेज थी। ज्यादातर काबिल डिसाइपल्स अपने द्वीपों पर ही रहते थे, सिर्फ खास मौकों पर बाहर आते। कम काबिल या कमजोर डिसाइपल्स ही सी सिटी भेजे जाते थे, और वे भी ज्यादा नहीं। यांग काई ने समंदर के किनारे चलते हुए सी सिटी की खुशहाली देखी।
लहरों के आने जाने को प्यार से देखते हुए उसने ओल्ड मैन वू की चाबुक चलाने की तकनीक जैसा एक एहसास महसूस किया। हर जोर की लहर एक तेजी से आती और टकराती थी, फिर वापस चली जाती, जैसे चाबुक का वार। यह एक प्राकृतिक शक्ति थी जिसे जल्दी नहीं किया जा सकता था। जब कोई सख्त चीज आती, लहर पीछे हटती और फिर वापस आकर जोर से टकराती। लहरों को देखते हुए यांग काई को लगा जैसे उसके सामने एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। वो शांत खड़ा रहा। एक अजीब सी चिंगारी उसके दिमाग में दौड़ी और उसकी मार्शल आर्ट्स की समझ ओल्ड मैन वू की चाबुक तकनीक के साथ मिलने लगी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। यांग काई जैसे खड़े खड़े सो गया था। समंदरी हवा की सिसकी और पानी के टकराने की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज समझ लिया हो। अपनी मूवमेंट तकनीक चलाते हुए यांग काई एक रोशनी के टुकड़े जैसा चमक उठा। वो किनारे आती लहरों पर चलता गया, एक लहर से दूसरी पर, बिना एक भी बूंद पानी के अपने ऊपर लगने दिए। ये काम उसने 15 बार किया। फिर उसने अपनी युआन क्यूई छोड़ी और पानी में गिर गया। भले ही वो भीग गया, पर उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने आती हुई लहर की तरफ मुंह किया और मुट्ठी भींच ली। बर्निंग सन्स 3-layer ब्लास्ट। यांग काई के मुक्के के आसपास हवा में 3 तेज धमाके हुए। उसकी मुट्ठी, जिसमें 3 परतें युआन क्यूई की थीं, लहर से टकराई और पानी के नीचे एक बड़ा वैक्यूम बन गया। अब तक ओल्ड मैन वू और समंदरी लहरों से मिली मार्शल आर्ट्स की समझ पूरी तरह उसमें समा गई थी। इस बदलाव को उसने बर्निंग सन्स ब्लास्ट में लगाया, जिससे उसके मुक्के में 3 परतें युआन क्यूई की आईं। ये उसके हमले को लहर जैसा बना देता था, जिसे रोकना और भी मुश्किल हो गया था। अद्भुत! ओल्ड डैमन हैरान था। कुछ दिन पहले ही यांग काई की काबिलियत ने उसे दंग कर दिया था, जब उसने अपनी एक मौलिक मार्शल स्किल बनाई थी। इतने कम समय में उसने उसकी और गहरी समझ हासिल कर ली, अपने आधार को और बेहतर कर दिया। मैं जिंदा हुए बहुत समय हो गया, पर यह दुनिया कितनी बदल गई है, ओल्ड डैमन ने बेचैन होकर सोचा। किनारे पर चढ़ते हुए यांग काई ने एक छोटी सी लड़की को देखा, जिसका रंग गेहुआ जैसा था और बाल बिखरे हुए थे। वो उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। उसके रूप से लगता था कि वो 7 या 8 साल की होगी। उसकी बड़ी चमकती आंखें थीं और उसने पुराने पैच लगाए कपड़े पहने थे। वो नंगे पैरों से रेत पर खड़ी थी। उसका छोटा मुंह खुलता बंद होता था। समंदर के किनारे रहने वालों का रंग ज्यादातर सफ़ेद नहीं होता, क्योंकि वे धूप में रहते हैं, इसलिए उसकी त्वचा स्वस्थ थी। यांग काई ने लड़की को देखा और एक नेक इंसान का रोल निभाया, ये दिखाने के लिए कि वो खतरनाक नहीं है। वो धीरे से उसकी तरफ चला, अपने आप को कोस रहा था कि वो इतना खोया हुआ था कि उसने लड़की के आने का पता ही नहीं चला। शायद वो उससे डर गया था। ये देखकर कि लड़की डर रही है, यांग काई ने अपनी युआन क्यूई नहीं चलाई ताकि उसके कपड़े सूख जाएं। वो बस ऐसे ही चलता रहा। वो लड़की के सामने रुका और झुककर बैठ गया। नरम आवाज और हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने पूछा, छोटी लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? लड़की ने उसको देखा और अपनी बड़ी आंखों से पलक झपकाई। उन आंखों में एक मासूमियत थी, बिना किसी गंदगी के। यांग काई के दिल पर एक बोझ सा लगा। एक ऐसा इंसान जो गलत काम करता हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ऐसी आंखों के सामने अपने गुनाहों से दब जाता। थोड़ी देर उसको देखते हुए लड़की ने धीरे से अपना हाथ आगे किया। यांग काई ने उसके हाथ की तरफ देखा तो एक भुनी हुई मछली, ग्रिल्ड फिश दिखी। ये मेरे लिए है? यांग काई ने पूछा। उसका दिल गर्मी से भर गया। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और भुनी हुई मछली यांग काई के हाथ में थमा दी। फिर वो जल्दी से भाग गई, रेत पर अपने छोटे छोटे पैरों के निशान छोड़ते हुए। जब वो दूर जाने वाली थी, उसने पलटकर यांग काई को देखा और अचानक वापस आई। उसने यांग काई के कपड़े खींचे और दूर की तरफ इशारा किया, जैसे कहती हो, मेरे साथ चलो। यांग काई ने लड़की का विरोध नहीं किया। वो उसके साथ चला, भले ही उसे लड़की का इरादा नहीं पता था। उसकी मासूम आंखों ने उसको यकीन दिला दिया था कि वो खतरनाक नहीं है। थोड़ी दूर चलकर वे एक कच्चे घर के सामने पहुंचे। लड़की ने हाथ उठाकर घर की तरफ इशारा किया, जैसे कहती हो कि अंदर चलो। अंदर जाएंगे? यांग काई ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। यांग काई हंसा। उसको लगा जैसे वो अपने घर में जा रहा हो, जबकि वो यहां मेहमान था। जब वो घर में कदम रखने वाला था, एक बूढ़ा अचानक सामने आया। ये बूढ़ा दिखता तो सख्त था, पर उसका जिस्म कमजोर था और वो लंगड़ाता हुआ चलता था। बूढ़े को यांग काई का आना अजीब लगा। गलतफहमी से बचने के लिए यांग काई ने जल्दी से पूछा, बुजुर्ग, क्या ये लड़की आपके परिवार की है? बूढ़े ने मुस्कुराया और लड़की को इशारा किया, शाओ यू, इधर आओ। लड़की ने सिर हिलाया और यांग काई के कपड़े खींचकर उसको बूढ़े के करीब ले गई। बूढ़े ने प्यार से यांग काई को देखा और कहा, छोटे भाई, अंदर आओ। शियाओ यू को डर था कि तू बाहर ठंड में मर जाएगा। अंदर आओ, अपने कपड़े सुखा लो। यांग काई के कंधे झुक गए।
अजीब बात है, उसने मुझे सिर्फ इस वजह से यहाँ बुलाया, पर जब उन्होंने दावत दी थी तो इनकार करना बदतमीजी होती। आपके मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, यांग काई ने कहा। शियाओ यू के साथ घर में घुसकर यांग काई ने चारों तरफ देखा और उसका दिल दर्द से भर गया। ये परिवार गरीबी का जीता जागता सबूत था। एक पलंग और टूटा हुआ रुई का गद्दा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। सी सिटी की खुशहाली का ख्याल यांग काई के दिमाग से निकल गया। शहर में रहकर उसने देखा था कि अमीर लोग जिंदगी के मजे लेते थे, पर ये दोनों लोग दुख के गहरे गर्त में थे। अपने कपड़े सुखाने के लिए शियाओ यू जल्दी से आग जलाने लगी और यांग काई को अंगीठी के पास खड़ा किया। उसने आग जलाई, पर बाहर की समुद्री हवा अंदर आ रही थी। हवा इतनी तेज थी कि घर में धूल और आग की चिंगारियां उड़ने लगीं। बूढ़ा हर बार हवा आने पर खांसता था। यांग काई और बूढ़ा जमीन पर बैठे, क्योंकि घर में कोई कुर्सी नहीं थी। छोटे भाई, क्या तू एक कल्टीवेटर है? बूढ़े ने शियाओ यू को अपनी गोदी में बिठाते हुए पूछा। ये क्यों लगता है? यांग काई हैरान हो गया। उसने अपनी आभा ऑरा को छिपा रखा था। ट्रू एलिमेंट बाउंड्री या उससे नीचे का कोई कल्टीवेटर उसे नहीं देख सकता था, सिवाय उनके जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस वाले इमॉर्टल असेंशन बाउंड्री के कल्टीवेटर होते। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये बूढ़ा मछुआरा उसकी पहचान कर सकता है। बूढ़ा धीरे से हंसा और बोला, छोटे भाई, तू कई दिनों से किनारे पर खड़ा था। एक साधारण इंसान ऐसा कैसे सह सकता है? कई दिनों से। यांग काई का दिल एक पल के लिए डूब गया। पिछली बार भी उसे वक्त का पता नहीं चला था, अब दोबारा ये हुआ। उसे अपने आसपास का एहसास नहीं रहा। उसने सोचा कि अगर उसे ऐसी गहरी समझ दोबारा आए तो उसे एक छिपी जगह ढूंढनी होगी ताकि कोई उस पर हमला ना कर सके। शियाओ यू रोज तुझे देखने जाती थी। अगर ऐसा ना होता तो क्या मैं तुझे इस घर में आने देता? यांग काई ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराकर कहा, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। बात करते वक्त शियाओ यू ने यांग काई के हाथ में भुनी हुई मछली की तरफ देखा और इशारा किया। हाँ, मैं खा लूंगा। शियाओ यू सच में बहुत समझदार है। यांग काई ने मछली का एक टुकड़ा खा लिया। भले ही वो ठंडी हो चुकी थी, पर ताज़ी और नरम थी। यांग काई ने बार बार सिर हिलाया और कहा, बहुत स्वादिष्ट है। शियाओ यू मुस्कुरा दी। जब तक उसने मछली की हर हड्डी साफ कर ली, उसके कपड़े सूख गए थे। यांग काई ने थोड़ी सोचकर पूछा, बुजुर्ग, शियाओ यू बोलती क्यों नहीं? बूढ़े का चेहरा उदास हो गया। उसने शियाओ यू का सिर धीरे से सहलाया और कहा, वो गूंगी नहीं है, पर परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने बोलना छोड़ दिया। यांग काई ने आह भरी। उसने सोचा था शायद शियाओ यू को जन्म से कोई बीमारी है। अगर ऐसा होता तो शायद वो उसका इलाज ढूंढ सकता, पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो बोलना नहीं चाहती। अगर ये दिल का बंधन है तो उसको खोलना होगा, वरना वो कभी मुंह नहीं खोलेगी। बूढ़ा इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, इसलिए यांग काई ने और नहीं पूछा, ताकि पुरानी यादें न खुल जाएं। लगता है रात हो गई है। छोटे भाई, अगर तेरे पास रहने की जगह नहीं है तो यहां रुक सकता है। बूढ़ा कांपते हुए खड़ा हुआ और शियाओ यू ने जल्दी से उसको सहारा दिया। आपकी मेजबानी के लिए शुक्रिया, यांग काई ने खड़े होकर झुककर कहा। घर छोटा था और सिर्फ एक पलंग था जिसमें बूढ़ा और शियाओ यू सोते थे। यांग काई जमीन पर सो गया। बाहर की समंदरी हवा उसको जगाए रखती थी। हाई हेवन पवेलियन में 3 साल रहने में मैंने काफ़ी मुश्किलें देखीं, पर इन लोगों के सामने क्या वे मुश्किलें भी कुछ थीं? भले ही बूढ़ा मछुआरा हो, क्या वो रोज़ मछली ला सकता है ताकि ये दोनों खा सकें और जी सकें? आधी रात को यांग काई ने बाहर से कदमों की आवाज़ सुनी, जिससे वो एकदम जाग गया। यहां आने से पहले उसने आसपास के इलाके में किसी और के रहने का निशान नहीं देखा था। सिर्फ ये दोनों थे जो अब सो रहे थे। इतनी रात को किसी के चलने की आवाज़ सुनना हैरान करने वाला था, पर और अजीब बात ये थी कि ये कदम कल्टीवेटर्स के थे। अंधेरे घर में बूढ़ा अचानक उठ बैठा। यांग काई ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर डर और मायूसी दिखाई दी। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।